तो आज की तारीख में क्या है कि जो बहुजन समाज का जो वोटर है, एससी एसटी खासकर जो है, उसको ये पूरी तरह से एहसास हो गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आ गई तो ये आरक्षण संविधान को बदल करके खत्म कर। ये संविधान बदलना चाहते तो इन्हें क्या पुलिस रोक लेती? बताओ भैया, पुलिस में रिपोर्ट लिखा देते कि आप लोग घुस जाते पार्लियामेंट के अंदर, कहते नहीं हम समाजवादी युवजन सभा से आए हैं, क्या करेल से? ऐसा तो संभव नहीं था। 370 हटी तो भी सब लोग अपने घरों में रहे ना, टीवी देखिए फिर सो गए। किसी बड़े ताकतवर पहलवान से कोई मोहल्ले में खड़ा होकर फलाना पहलवान आएगा हम तुम्हें बचा लेंगे, तो आदमी उसको देखता कहने वाले की देह दशा कि इस लायक है कि बचा पाए कि नहीं, क्या वो कह यार भैया ये खुद तो खड़े नहीं हो पा रहे सीधे हैं, हवा तेज चली गिर पड़ेंगे और हमें बचाएंगे। मोहन यादव किसी परिवार से नहीं, भारतीय जनता पार्टी यादव मुख्यमंत्री बना सकती है, ये कभी लालू जी की पार्टी और मुलायम सिंह जी की पार्टी सोच भी नहीं सकती थी जीवन में। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो धमाका डिबेट। दोस्तों एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ मल्होत्रा जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। और दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे जो इंडी अलायंस है, जो खास करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये लोग अभी भी जो है आखिरी चरण को चुनाव बचा है 1 जून को, उससे पहले अभी भी ये लोग बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीत गई तो संविधान और आरक्षण को खत्म कर देगी। इस पर अमिताभ मल्होत्रा जी ने इनको बहुत अच्छे से लताड़ा है और बताया कि भैया इतने दिन से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार अगर वो चाहती तो कब का जो है इसको खत्म कर देती संविधान और आरक्षण को। वहीं मोहन यादव को जो मुख्यमंत्री बनाया गया था उसका भी आज अमिताभ मल्होत्रा जी ने जिक्र किया है और समाजवादी पार्टी और लालू यादव की पार्टी कभी भी सोच भी नहीं सकती कि यादव मुख्यमंत्री हो। दोस्तों आज की डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। आलोक पांडे, मसला ये है कि अगर हम जातीय मैनेजमेंट देखें और पीडीए को सामने रखें समाजवादी पार्टी के लिए, तो उसमें 17% मुस्लिमों की भागीदारी है जनसंख्या में। उत्तर प्रदेश में लगभग 17 से ज्यादा होगी, 17 से 19 के बीच में। 4 मुसलमानों को टिकट दिया अखिलेश जी ने और यादव पर 5 टिकट दिए, लेकिन सब एक ही परिवार के जिनका पोस्टल एड्रेस एक है, सबका सफाई का दिए। जो उनका कोर वोट है उसमें तो कुल 4 सीट बाहर गई मुसलमानों में, और आजम खान और शफीकुर रहमान बर्क और जो तमाम बड़े मुस्लिम चेहरे मुलायम सिंह के समय में रहते थे समाजवादी पार्टी के मंच पर, इस चुनाव में जहां मुसलमान खड़ा है वो तो वहां मंच पे आया अखिलेश जी के, लेकिन अदरवाइज कोई मुस्लिम चेहरा मंच पर नहीं रहा, फ्रंट रो पर नहीं। ये फिर मैनेजमेंट कैसा मेरी समझ में आया समाजवादी पार्टी का, उसको ये लगता है कि एमवाई की मजबूरी है तो हमारे साथ रहेगा। तो एमवाई मान के चलने से भारतीय जनता पार्टी मान के चलती है कि सवर्ण हमारे साथ, हम सवर्ण को टिकट दे ना दे, लेकिन सवर्ण का वोटर चाहता ना जो हमें वोट देगा। तो अखिलेश भाई के साथ यही वहां से कॉपी पेस्ट किया है कि मुस्लिम और यादव तो हमें देगा, तो अगर अलग जातियों का वोट हमें चाहिए तो हमें जो है उनका रिप्रेजेंटेशन देना होगा। अगर हम राजभर जहां बहुल में और वहां राजभर को लड़ाते हैं जहां, तो इस जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है जिससे कि एमवाई उनके पास बना रहेगा। बाकी दूसरे जातियों से भी अगर वो वोट प्राप्त कर ले तो वो अच्छी फाइट में आ सकते हैं। इसके सिवा मुझे और ज्यादा बड़ी कोई रणनीतिक समझ लगती नहीं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी वो गलती नहीं करती, वो सवर्णों को भी पर्याप्त मात्रा में टिकट देती है, लेकिन अखिलेश भाई मुसलमानों का जो ट्रेंड है वो ये भाग चुके हैं कि 24 में भी अभी भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना पसमानदा आंदोलन कर ले, लेकिन मुसलमान अभी भारतीय जनता पार्टी से उस तरह का कनेक्ट फील नहीं कर पा रहे। तो एक वो उनकी स्ट्रेटजी है। अब देखते हैं कि उस स्ट्रेटजी के तहत उनको लाभ होगा या हानि। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम मत बड़ी मात्रा में, जैसे 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ था, हम 2024 में भी समाजवादी पार्टी के साथ ही देख रहे हैं। तो मुझे सीधी और सिंपल स्ट्रेटजी यही समझता है। ठीक, फराज किदवई साहब, अगर जात के खेल पर टिके चुनाव में समाजवादी पार्टी को बीएसपी का रोल कैसा लग रहा है, उससे उसको कितना नुकसान होता दिख रहा है, क्या स्थिति दिख रही है? क्योंकि इसी पूर्वांचल में जब अलायंस था आपका और बसपा का 19 में, तो बसपा ने यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार भी उसने स्ट्रेटेजिकली उम्मीदवारों को प्लेस किया है। आपका जहां नॉन यादव है वहां बसपा ने यादव दे दिया, यहां आपका नॉन मुस्लिम है उम्मीदवार, वहां मुसलमान लड़ा दिया। नहीं अमिताभ जी देखिए, हाँ अमिताभ जी देखिए कि आप तो इतने प्रबुद्ध और इतने सीनियर पत्रकार हैं, ये बात तो आपको भी समझ में आ गई होगी कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में खासकर चुनाव बाइपोलर हो रहा है और डायरेक्ट फाइट है इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की, ये किसी से छुपा नहीं है। अब क्या है कि जो बहुजन समाज पार्टी, देखिए बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम साहब की बड़ी खून पसीने की मेहनत से खड़ी की हुई पार्टी है और बहन जी ने की भी बहुत मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने बीएसपी को एक नए लेवल तक ले गई। लेकिन हमको ये लगता है कि पिछले 3-4 सालों में बहन जी जो हैं वो थोड़ा सा सबमिसिव हो गई
तो आज की तारीख में क्या है कि जो बहुजन समाज का जो वोटर है, SC ST खासकर जो है, उसको ये पूरी तरह से एहसास हो गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आ गई तो ये आरक्षण संविधान को बदल करके खत्म कर देंगे। और ये गांव-गांव में ये बात घर कर गई है। तो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के पीछे पूरी तरह से आ चुका है। अमिताभ जी, मैं बाराबंकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में था अब से 8-10 दिन पहले जब वहां इलेक्शन हो रहे थे, और मैंने कई गांवों का दौरा किया। तो वहां पे देखा कि बीएसपी की जो लीडरशिप है, अमिताभ जी मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, जो लीडरशिप है वो भी इंडिया गठबंधन के साथ में आ गई, क्योंकि उनको इस बात का पूरा एहसास है कि अगर उनके आरक्षण को और उनके संविधान को कोई बचा सकता है भारतीय जनता पार्टी से, तो वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। तो एक क्लियर कट शिफ्ट जो बीएसपी का वोटर है वो नजर में आ रहा है कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ वो शिफ्ट हो रहा है। अमिताभ जी, ठीक, एक बेसिक सवाल खड़ा होता है, फिर ऋचा जी के पास जाऊंगा। भाई, समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि भाई ये लिख कर, लालू जी भी यही कह रहे हैं कि लिख के रख लो, ये संविधान बदल देंगे। तो लोकतंत्र में तो प्रश्न और प्रतिप्रश्न दोनों होते हैं, इसलिए पक्ष और प्रतिपक्ष है, वही प्रश्न और प्रतिप्रश्न है। 2014 में ये संविधान बदलना चाहते तो इन्हें क्या पुलिस रोक लेती? बताओ भैया, पुलिस में रिपोर्ट लिखा देते कि आप लोग घुस जाते पार्लियामेंट के अंदर, कहते नहीं हम समाजवादी युवजन सभा से आए हैं, क्या करहल से? ऐसा तो संभव नहीं था। 370 हटी तो भी सब लोग अपने घरों में रहे ना, टीवी देखी फिर सो गए। हटनी तो हटी गई। 19 में और बड़े बहुमत से आए, 19 में संविधान बदल देते तो कौन रोकता? 2 बार अवसर रहा सरकार चलाने का एनडीए के पास। अगर वो संविधान बदलना चाहते तो जब 370 हटा सकते हैं, जब दिल्ली वाला विधेयक राज्यसभा में मेजॉरिटी क्रिएट करके पास हो गया, मेजॉरिटी आर्टिफिशियली क्रिएट हो गई, बीजू जनता दल आ गया, जगन रेड्डी आ गए और मोर देन मेजॉरिटी हो गए, तो इसे संविधान भी बदल जाता, कौन सी समस्या थी? ये तो आपको यकीन दिलाना, ये प्रश्न का तो उत्तर देना होगा ना। और आप कह रहे हो हम बचा लेंगे संविधान। होता क्या है कि भाई किसी बड़े ताकतवर पहलवान से कोई मोहल्ले में खड़ा होकर कहे फलाना पहलवान आएगा हम तुम्हें बचा लेंगे, तो आदमी उसको देखता कहने वाले की देह दशा कि ये इस लायक है कि बचा पाए कि नहीं। क्या वो कहे अरे भैया ये खुद तो खड़े नहीं हो पा रहे सीधे हैं, हवा तेज चली गिर पड़ेंगे और हमें बचाएंगे। 2 सरकारें चल चुकी निरंतरता में 10 साल, कहां कानून बदला, कहां संविधान बदला? वाजपेयी जी की सरकार अन्य सहयोगी दलों पर निर्भर सरकार थी, वो भाजपा की पूरी सरकार नहीं थी। लेकिन जब भाजपा के पास पूरी सरकार आई अपनी बहुमत की, तो उसने भारत के इतिहास में पहली बार पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को प्रधानमंत्री रखा 10 साल, और अगले के लिए भी अगर जनता ने मैंडेट दिया तो वही पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नेतृत्व करेगा। दलित आदिवासी पिछड़ा, दलित आदिवासी पिछड़ा, संविधान ने इसी त्रिमूर्ति को तो आरक्षण दिया है। ये तीनों देख लीजिए, प्रधानमंत्री दलित पिछड़ा, कोविंद जी दलित, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी। तब मोहन यादव किसी परिवार से नहीं, भारतीय जनता पार्टी यादव मुख्यमंत्री बना सकती है, ये कभी लालू जी की पार्टी और मुलायम सिंह जी की पार्टी सोच भी नहीं सकती थी जीवन में। नहीं, बना दिया। बिहार में भाजपा के उप मुख्यमंत्रियों को देख लीजिए, किस जाति से है, किस वर्ग से है समाज के, देख लीजिए ना। शकुनी चौधरी का ही बेटा है ना सम्राट। क्या शकुनी चौधरी सामाजिक न्याय की लड़ाई के बड़े पुरोधा नहीं रहे लालू जी के साथ? उत्तर प्रदेश में केशव जी हैं, केशव मौर्य देख लीजिए। तो आप ये देवो राय कौन राय बता रहे हैं, इनकी सुनेगी आज सुनेगा आदमी या ये देखेगा? तू कहता है कागज लिखी, मैं कहता हूं आंखें देखी। और एक बात और कहूंगा, समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी ने कहा कि भाई मैं दलितों से कहूंगा कि हमारे साथ आ जाओ क्योंकि बसपा में कुछ बचा नहीं। अच्छी बात है, चुनाव में कहना भी चाहिए, बसपा में बचा है कि नहीं बचा है रिजल्ट बताएगा। लेकिन मुझे एक वो याद है, दलित तो बसपा के ही है, मैं ऐसा नहीं कहता। दलित सबके, भाजपा को बहुत बड़ा हिस्सा दलितों को जा रहा है, उनके पास सबसे ज्यादा दलित विधायक देश में और सबसे ज्यादा दलित सांसद देश में, ये भी आंकड़ा है, इसको भी समझिए। और फराज भाई जैसे लोग जो बहुत ज्यादा आंकड़ों पर विश्वास करते हैं उनको तो बात जरूर कंठस्थ होगी। और भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में पिछड़ों की सर्वाधिक भागीदारी इस वक्त है। पंडित जी के समय से लेकर आज तक कभी इतनी पिछड़ों की भागीदारी नहीं रही केंद्रीय मंत्रिमंडल में जितनी इस वक्त भारत में है। ये बात भी फराज भाई को जरूर पता होगी, वो योग्य व्यक्ति है।
लेकिन यह भी पता होना चाहिए कि दलितों को प्रमोशन में आरक्षण का बिल जब आया था तो उस बिल को किसने फाड़ा था? समाजवादी पार्टी। उस बिल का विरोध किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी नहीं चाहती थी कि दलितों को प्रोन्नति में, प्रमोशन में आरक्षण मिले। ये बात तो इतिहास में है ना, ये कोई अब बदल तो सकती नहीं, अंडू तो नहीं हो सकती। क्या ये बात दलितों के दिल तक नहीं गई होगी? गई होगी ना। इसलिए मुझे लगता है ये जो दो नैरेटिव है ना, इसमें उदाहरण जिसके पास होंगे पूर्व के, उसी का नैरेटिव चलेगा, दूसरे का नहीं चलेगा। ऐसा कर देंगे, ये भविष्यकाल, हम ऐसा ऐसा कर चुके, प्रमाण, ये अंतर है। हम आएंगे तो रसगुल्ला खिलाएंगे, एक बात। आलोक पांडे ने कहा कि हम आपको रोज रसमलाई और समोसा खिलाते हैं, तो आज जनता आलोक पांडे के पीछे हो जाएगी, बोले भैया ये आएंगे तब क्या करेंगे, छोड़ो। आलोक पांडे देखो क्या, ये शाम को 4 बजते हैं तो रसगुल्ला और रसमलाई और समोसा तुरंत भिजवा देते हैं। ये मूल विषय है जो मुझे लगता है इस चुनाव पर आकर खड़ा हो गया। और हमको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जनता की समझ या जनता की स्मृति हमसे कम है। मैं फिर कहूंगा, जनता की समझ, उसका विवेक और उसकी स्मृति। लोग कहते जनता की मेमोरी नहीं, मेमोरी है, नेताओं से अच्छी मेमोरी है। जनता की स्मृति और उसकी समझ कमतर नहीं है। इसीलिए हर बार चुनाव परिणाम चौंकाता है विश्लेषकों को, राजनेताओं। मजा आया। तब बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा आज किस तरह से अमिताभ अग्निहोत्री सर ने बहुत अच्छे से इंडी अलायंस वालों को जो है उनका विश्लेषण किया है। ये लोग हमेशा से यही बात बोलते आए हैं और दलित पिछड़ों को जो है डराने का काम कर रहे हैं कि संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। आखिरी चरण का चुनाव बचा है, 1 जून को चुनाव होने वाला है, लेकिन इन लोगों का प्रोपेगेंडा जो है अभी भी चालू है। और ये लोग बोल रहे हैं कि जो बसपा है वो बसपा जो बहुजन समाज पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई, इस तरह की बातें करते हैं। और अमिताभ जी ने जिक्र किया कि ये मोहन यादव जो मुख्यमंत्री बनाए गए, कभी भी समाजवादी पार्टी और ये जो लालू यादव की पार्टी अपने परिवार के अलावा किसी को मुख्यमंत्री बना ही नहीं सकती। और दोस्तों आज की डिबेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पर आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।